नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज सबसे पहले जो दुनिया के नक्शे पर पूरब से पश्चिम तक भारत की तरफ से अर्थनीति, कूटनीति और राष्ट्रनीति की दस्तक की हम बात करें। याद कीजिए मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम। याद कीजिए मनोज कुमार के गाने को बोल थे, है प्रीत जहां की रीत सदा। फिल्म की कहानी पूरब की सभ्यता और पश्चिम की सभ्यता का फर्क बताने वाली थी। मनोज कुमार ने अपनी फिल्म में पश्चिमी समाज, सभ्यता, भारतीय जीवन दर्शन के बीच के फासले को दिखाया था। आज आधुनिक पूरब पश्चिम की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पूरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 4 प्रमुख देशों के चतुर्भुज यानी कि क्वाड देशों की बैठक में पहुंच चुके हैं। 40 घंटे में 23 बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो पश्चिम में डावोस में विश्व आर्थिक सम्मेलन में भारत अर्थनीति के मोर्चे पर दुनिया के सामने अपना रोड मैप रख रहा है। पूरब से पश्चिम तक राष्ट्र निर्माण की भारतीय दस्तक के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी पूरब पश्चिम को एक एक करके हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पूरब यानी कि जापान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद उनके स्वागत में खूब नारे लगे। भारत का शेर कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। मोदी जी आते हैं ना तो सभी के अंदर जोश भर जाता है और एक तो देश भावना इतनी जग जाती है कि समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हम कितने लकी हैं कि हम इंडिया से हैं। ये सब मतलब मोदी जी के आने के बाद बहुत ज्यादा हुआ। बहुत मोटिवेशन मिला हमें मोदी जी के आने से। हमने पैसा बहुत कमाया, हमारे पास बहुत बिल्डिंगें हैं, बहुत बड़ी बड़ी कारें जो बहुत सेलिब्रिटी लेते हैं, लेकिन जो रेस्पेक्ट हमें अब मिलने लगा वो कभी मिल रहा है। ये बातें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। हटाए हैं वो टोक्यो आए हैं, वो काशी को सजाए हैं, वो टोक्यो आए हैं, वो काशी को सजाए हैं, वो टोक्यो आए हैं। तो जो रिस्पेक्ट है यहाँ पे और जो सब चीजें हम जो देख रहे हैं आफ्टर मोदी जी, इट्स डिफरेंट। ये भारत की आधुनिक राष्ट्रनीति का पूरब पश्चिम है, जहां एक तरफ दुनिया के पूरब में जापान से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक चतुर्भुज बनता है, दूसरी तरफ दुनिया के पश्चिमी हिस्से में मौजूद दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारत ये बताने पहुंचा कि हिंदुस्तान है विश्व में सबसे सुरक्षित निवेश का देश। इसी पूरब पश्चिम से चुनौतियों के पत्थर पर मंजिल की लकीर खींचने में भारत जुटा। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के इस दौरे की अहमियत को तारीख से समझते हैं। जापान में जब 23 मई 2022 को पीएम का स्वागत नारे लगाकर जापान में रहने वाले भारतीय करते हैं, वो काशी को सजाए हैं, वो टोक्यो आए हैं। जापान में तब भारत के प्रधानमंत्री जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड की बैठक में पहुंचे हैं। जब 23 मई की तारीख को तिब्बत के लोग चीन के कारण काले दिन के तौर पर आज भी याद करते हैं। वजह यह कि 23 मई 1951 को ही तिब्बत को चीन की जमीन हड़पने वाली नीतियों के कारण वो समझौता करना पड़ा था, जिसके बाद चीन ने तिब्बत पर अपने कब्जे को आधिकारिक जामा पहना दिया।
वही चीन अब क्वाड बैठक के लिए पीएम मोदी के जापान पहुंचने पर चिंतित है, जहां प्रधानमंत्री के पहुंचने पर नारे लगते हैं भारत के शेर के तौर पर स्वागत करते हुए। और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। करीब 1400 साल पहले भारत और जापान के बीच शुरू हुए सभ्यतागत संपर्कों का यह इतिहास ही है, जहां वर्तमान में द्विपक्षीय संबंध विवादों से हमेशा दूर रहे। संस्कृति का ऐसा बंधन जहां सम्मान हमेशा बना रहा। मेरा नाम मित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह वाह। May I have your signature, please? May you have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here, same. ये हिंदी में 3 भाषा लिख दिया। कूटनीति और अर्थनीति बच्चों का खेल नहीं होती। यही वजह है कि अभी पूरब में जापान से पश्चिमी दावोस तक भारत एक टीम बनकर जुटा है, जहां इनोवेशन से इन्वेस्टमेंट तक, टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल तक, रिफॉर्म से स्टार्टअप तक, सुरक्षा से शांति तक हिंदुस्तान अपनी बात रख रहा है। सवाल मोदी का नहीं है। आज हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोग, और मैं जापान में बैठे हुए लोगों के भी आंखों में वही देख रहा हूं, आत्मविश्वास। 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास, 130 करोड़ संकल्प, 130 करोड़ सपने, और इस 130 करोड़ सपनों को पूर्ण करने का ये विराट सामर्थ्य परिणाम निश्चित लेके रहेगा। दोस्तों, हमारे सपनों का भारत हम देख के रहेंगे। आज भारत अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी संस्थाओं के, अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जापान में अप्रवासी भारतीयों के बीच में जो कहते हैं प्रवासी भारतीय, उसे महसूस भी करते हैं। मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। बुलाए हैं वो भारत से जापान आए हैं, जो राम बुलाए हैं वो जापान आए हैं। जब चीन के सामने आत्मनिर्भर भारत का शब्द आता है, एक तो क्वाड की बैठक जो कल होनी है, उससे पहले अगर चीन ये सुनता है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है तो उसके पसीने छूटते हैं, इसीलिए क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के रास्ते वो आगे खुद को एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है। लेकिन आप लोगों को ये बदलाव दिख रहा है? आपको लग रहा है भारत आत्मनिर्भर? बहुत 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 दिख रहा है, और स्पेशली ये बहुत 7 समुंदर पार बैठे हैं। हाँ, बहुत हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट भी हम लोग एज इंडियंस यहाँ बाहर हम लोग ये फील कर पा रहे हैं।
एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3 देश महत्वपूर्ण हैं, भारत, जापान और चीन। चीन से भारत और जापान की दूरी है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों पर कायम है। तब आप इसे सिर्फ 40 घंटे का दौरा मत मानिए, भारत माता की, बल्कि मानिए पूरब से भारत और जापान के बीच अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की मौजूदगी में साझेदारी का नया सूर्योदय। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश भारत को हमेशा एक सॉफ्ट देश माना गया। आक्रामकता हमारी छवि का कभी भी हिस्सा नहीं रही, लेकिन आजकल भारत की विदेश नीति के आत्मविश्वास की चारों तरफ चर्चा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन से लेकर अमेरिका और यूरोप को भी खरी खरी सुनाने से जरा भी नहीं चूकते। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में आए इस बदलाव का कारण बताया और कहा कि भारत दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए 25 साल के रोड मैप पर काम कर रहा है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। हिंदुस्तान का आत्मविश्वास उस दौर में 7वें आसमान पर है जब भारत अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। यूक्रेन पर रूस का हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी घटना है। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को पालों में खींच दिया। रूस से करीबी को हमारे दुश्मनों ने भारत के लिए इधर कुआं उधर खाई मान लिया। लेकिन युद्ध के करीब 3 महीने बाद हिंदुस्तान के जानी दुश्मन भी हिंदुस्तान की कूटनीति का लोहा खुलकर मान रहे हैं। वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दे कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। दुनिया में आज भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान हमारे लिए अब अहमियत नहीं रखता। लेकिन हमारे जानी दुश्मन का कुछ इस तरह मुरीद बन जाना भारत के आत्मविश्वास की खबर जरूर देता है। आत्मविश्वास से भरी भारत की कूटनीति का ही कमाल है कि दुनिया भर के दबाव के बावजूद भारत ने रूस की निंदा नहीं की है। फिर भी अमेरिका से लेकर यूरोप का हर छोटा बड़ा देश हमें रिझाना चाहता है। भले ही वो भारत के रुख से खुश ना हो, लेकिन फिर भी चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोपीय देश, वो किसी भी कीमत पर भारत को नाराज नहीं करना चाहते। इसका ताजा सबूत अमेरिका से आने वाली एक खबर है जो बताती है कि रूस पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अमेरिका भारत को $50 करोड़ के हथियार देने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल और मिस्र के बाद भारत इस तरह की सहायता पाने वाला तीसरा बड़ा देश बन जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और यूरोप के लिए भारत की बढ़ती अहमियत है, जिसे साथ लिए बिना चीन से मुकाबला करना उनके लिए आसान नहीं होगा। जिस तरह से भारत ने चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके विस्तारवाद को ललकारा, उसने भारत पर दुनिया के भरोसे को एक नया आयाम दिया है। ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प आप पे बहुत बड़े हैं। लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। भारत की इसी आत्मविश्वास से भरी आवाज ने चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चीन को लगता था कि रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसा अमेरिका भारत प्रशांत क्षेत्र में उसकी कारगुजारियों पर नरम पड़ जाएगा, लेकिन उसे जो बाइडेन ने जोरदार झटका दिया। दो टूक कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका जंग में उतर आएगा।
Indo-Pacific covers half the population of the world and more than 60% of the global GDP. And the nations represented here today and those who will join this framework in the future are signing up to work toward an economic vision that will deliver for all people. जो बाइडेन के इस बयान को चीन और ताइवान मामले में अब तक के किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे कड़ा बयान माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी पर लगाम हो सकती है, लेकिन इसका एक कारण भारत का भरोसा जीतना है, जिसे अमेरिका हर हाल में अपने पाले में खींचना चाहता है। इसीलिए सुशांत सुरीन से लेकर विवेक काटजू जैसे कूटनीति के जानकार चीन के खिलाफ खुलकर बैटिंग करने का सुझाव दे रहे हैं। ये जो क्वाड का सम्मेलन हो रहा है ये बड़ा अहम है और ये एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जबकि क्वाड को और ज्यादा तगड़ा करने की जरूरत है और उस तरफ पेशकदमी हो रही है। जो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर बात हुई है और उस पर भारत भी उसमें हिस्सेदारी अपनी डाल रहा है, मेरे ख्याल ये एक बड़ा अहम कदम है। वक्त आ गया है कि जब हम क्वाड में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब हमारी विदेश नीति और सामरिक नीति के सामने जो दरअसल चुनौती है और जो कि रहेगी वो चीन से, और चीन का सामना करने के लिए हमें दरअसल तो अपना ही बल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अपनी शक्ति पर रिलाई करना पड़ेगा। भारत की बढ़ती अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष से लेकर ग्रेट ब्रिटेन के भारत आने वाले पीएम यूक्रेन को लेकर भारत पर दबाव नहीं डाल सके। प्रधानमंत्री की हाल ही में की गई 3 देशों की यात्रा में भी कोई भी यूरोपीय देश हिंदुस्तान को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसमें जर्मनी भी शामिल है। दुनिया भर के जानकार भारत की नई विदेश नीति को इसका श्रेय देते हैं, जिसमें देश हित सबसे ऊपर होता है। आज जब भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वो आने वाले 25 साल यानी आजादी के 100वें वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, किस ऊंचाई को प्राप्त करना है, विश्व में हमारे झंडा कहां कहां कैसे कैसे गाड़ना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। हिंदुस्तान का ये रोड मैप लक्ष्य को लेकर स्पष्टता का नतीजा है कि आज भारत यूरोप से लेकर अमेरिका तक को अपना नजरिया समझाने में कामयाब हो गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब यूरोपीय देशों ने कहना शुरू कर दिया है कि भारत रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि युद्ध के खात्मे की तरफ बढ़ा जा सके। श्वेता सिंह, टोक्यो, आज तक। कल क्वाड की बैठक होनी है जिस पर सारी दुनिया की निगाहें हैं, विशेषकर चीन की। लेकिन चीन को भारत सिर्फ पूर्व में ही नहीं घेर रहा, पश्चिम में भी उसकी घेराबंदी के पुख्ता इंतजाम इस बार भारत करने की कोशिश कर रहा है। स्विट्जरलैंड के डावोस में भारत दुनिया के सामने अपना आर्थिक रोड मैप पेश कर रहा है ताकि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत आकर निवेश करें, ताकि कोरोना जैसी अगली चुनौती में चीन पर निर्भरता दुनिया को भारी न पड़ जाए। पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत का एहसास करवाया तो पश्चिम में भी हिंदुस्तान की ही गूंज है। स्विट्जरलैंड का दावोस शहर पूरे 2.5 साल बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए तैयार है, जहां दुनिया भर के अमीर, ताकतवर और हाई प्रोफाइल लोग 26 मई तक मंथन करेंगे, जिनके लिए पीएम मोदी ने टोक्यो से खास संदेश दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते 2 सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के आगाज के साथ ही पश्चिमी देशों में जरूरी चीजों की किल्लत हो गई थी। सिरिंज, वेंटिलेटर, टेस्ट किट और जरूरी दवाओं के लिए अमेरिका में लोग तरस रहे थे। इसकी वजह चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता थी। इसलिए दुनिया ने सबक सीखते हुए चीन से दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया है। ऐसी बड़ी कंपनियों को भारत अपने यहाँ आने का न्योता दे रहा है।
पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग उस पर जो जोर दे रहा है यह भी अभूतपूर्व है। मोदी सरकार के 3 मंत्री पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया और हरदीप सिंह पुरी दावोस में भारत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। भारत का वर्चस्व चारों ओर देखने को मिल रहा है। मेरे स्वयं की 3 दिन के अंदर 55 से अधिक मीटिंगें अथवा पब्लिक प्रोग्राम्स थे। भारत के प्रति जो आकर्षण है ये अपने आप में हम सबको प्रोत्साहित भी करता है और एक तरीके से एक एंडोर्समेंट है, एक छाप लगाता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अलग अलग कदम उठाए। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस साल बड़े देशों में भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होगा। इस साल भारत की विकास दर सबसे अधिक 8% रहेगी। भारत विदेशी निवेशकों का भी पसंदीदा देश है। साल 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर का रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत में आया है। IMF का अनुमान है कि साल 2027 तक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। बेहतर वैक्सीनेशन से भारत में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। वहीं चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने उसकी रफ्तार धीमी कर दी है। यही वजह है कि चीन से कई कंपनियां अपना कारोबार समेट रही हैं। इन्हीं बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार के मंत्री दावोस में जोरदार दलीलें पेश कर रहे हैं। आज आप किधर भी चले जाएं दावोस में, घूम फिर के विषय भारत के ऊपर आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की तरह कर्नाटक के CM बसवराव S बोम्मई भी दावोस में है, जहां पर वो कई बड़ी कंपनियों के CEO के साथ अगले कुछ दिनों तक निवेश के लिए बैटिंग करेंगे। बड़ी बात यह है कि इस बार रूस और चीन दावोस की इस अहम बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिसे भारत के लिए एडवांटेज माना जा रहा है। भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। दावोस के मंच को दुनिया भर के देश अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत की कोशिश इस मंच के जरिए ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल करने की है। दुनिया को ये विश्वास दिलाने की है कि भारत हर मामले में चीन के मुकाबले ज्यादा विश्वसनीय साझीदार है। सिद्धार्थ जराबी, दावोस, आज तक। हम आपको उत्तर भारत में दिल्ली, NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक रहने वाले हमारे सभी दर्शकों ने आज सुबह अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया होगा आपने। जहां कल तक तपती हुई गर्मी थी, वहां आज सुबह तेज बारिश, आंधी, तूफान दिखाई दिया और ऐसा बदलाव आया कि इसे मौसम की करवट की जगह मौसम की पलटी मारना कहना ज्यादा सही होगा। जहां लोग अपने अपने मोबाइल में वेदर ऐप पर तापमान चेक करके सोशल मीडिया में ये पोस्ट करने लगे कि देखो मई में हमारा शहर शिमला जितना ठंडा है। मौसम ने ऐसा रूप बदला कि जहां पिछले हफ्ते दुनिया के 15 सबसे गर्म शहरों में भारत के 10 शहर थे, अब ऐसी आंधी बारिश चली कि एक भी शहर भारत का ऐसा नहीं बचा जो दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में शामिल हो। पिछले रविवार को दिल्ली में तापमान 49.2 डिग्री तक पहुंच चुका था। इस रविवार की रात से हुई बारिश के बाद दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक पहुंच गया। 122 साल में मार्च सबसे गर्म, अप्रैल चौथा सबसे गर्म महीना बना था, लेकिन अभी 23 मई को 10 साल का रिकॉर्ड तोड़कर मई के महीने में सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। तो ये मौसम की पलटी कब तक रहेगी? क्या ये 4 दिन की चांदनी है, फिर झुलसाती हुई गर्मी है? हीट वेव चल रही थी, वहां अचानक तेज आंधियां चलने लगी। दिल्ली में जहां पिछले हफ्ते 49 डिग्री तक तापमान हो गया, वहां सड़कें तालाब बन गई। शिमला में जहां ठंडी हवाएं थीं, वहां ओले गिरने लगे। जहां लोग कहते थे कि भगवान हवा तो चला दो, वहां बड़े बड़े होर्डिंग को हिला देने वाली आंधी चलने लगी। जहां ताना मार रहे थे कि भाई पत्ती भी नहीं हिल रही, इतनी गर्मी है, वहां पूरा पेड़ गिरने लगा।
ऐसी आंधी आई कि लाखों की गाड़ियां पेड़ के नीचे कबाड़ा होने लगी। जहां सूरज तमतमा रहा था वहां काले बादल छा गए। जहां सड़कें तप रही थीं, वहां तालाब बन गया, ट्रक फंस गए। चिलचिलाती गर्मी वाली फतेहपुर शेखावटी स्टेशन पर दिन में लाइट जलानी पड़ी। दिल्ली में दिन में लोगों को अपनी हेडलाइट जलाकर कार की चलना पड़ा। गर्मी के कारण जहां लोग कम निकल रहे थे वहां सड़कों पर जाम लग गया। दिल्ली में जहां लोग तेज गर्मी की वजह से कम कपड़े पहनकर निकलते थे वो फुल कपड़े में आ गए, रेन कोट निकालना पड़ा। सुबह के वक्त तेज आंधी और तूफान आया। बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी और इन तेज हवाओं के चलते राजधानी दिल्ली में कई घटनाएं जो है वो सामने आई है। दिल्ली में पिछले 10 सालों में सबसे कम टेम्परेचर आज दर्ज किया गया। साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की सोमवार की सुबह ऐसी हुई जहां तापमान और गर्मी को लेकर आम आदमी की टेंशन जितने नीचे गई, वहीं सड़कों पर बारिश के बाद पानी भर जाने से बाहर निकलने का तनाव ऊपर हुआ। ऐसा ही हाल उत्तर भारत के कई राज्य और शहरों में रहा। सवाल है क्यों रहा? जिस दिल्ली में पिछले हफ्ते 49 डिग्री के पार तक पारा पहुंचा, वहां अचानक कैसे न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक आ गया? एक घंटे में सोमवार सुबह दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री तक कैसे लुढ़क गया? कैसे लोग अपने अपने शहर को शिमला बताकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगे? ये प्री मानसून बारिश है या फिर अभी मानसून का इंतजार लंबा है? जो मौसम सुहाना उत्तर भारत में अभी हुआ, ये कब तक रहने वाला है? बारिश और हवाएं तेज होती हैं तो फ्लाइट क्यों लेट होने लगती है? इन सारे सवालों का जवाब हमने आपके लिए मौसम विभाग से पता किया। जैसे ये कि ऐसा क्या हुआ कि जो दिल्ली की सड़कें सिस्टम की नाकामियों के गड्ढे में बारिश के कारण जून के आखिरी या जुलाई और अगस्त में डूबी नजर आती थी, इस बार मई के आखिरी दिनों में ही वो डूबे डूबे दिन नजर आने लगे। इसका कारण यह रहा कि जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था उत्तरी राजस्थान और उससे सटे हुए हरियाणा और पंजाब पर, और साथ साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार नमी बढ़ा रही थी। तो इसके कारण ये जो वेदर एक्टिविटी है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ इलाकों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखी गई है। और अब जो 1-1.5 घंटे तक ये इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेगी दिल्ली एनसीआर में। यानी एक साथ कई तरफ से बने दबाव ने गर्मी से राहत देने वाली सौगात मौसम के रूप में दी। लेकिन देर रात से सुबह के बीच अलग अलग जगहों पर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की बारिश ने हाल ऐसा किया कि दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास में पानी भर गया, ट्रक भी नहीं निकल पाया। समझ लीजिए बारिश ने मई में ही अलर्ट जारी करके सरकारी विभागों को चेता दिया कि इतनी बारिश झेल नहीं पाए तो आगे मानसून आने पर क्या होगा। सवाल उठता है कि जब अभी देश में 10 दिन पहले राजस्थान में चिपक के पड़ती गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर तक गर्म होकर आग का गोला बन जा रहे, वहाँ सड़कें अगर पानी से लबालब भर रही है तो सिर्फ तस्वीरों में मौसम के इस यू टर्न को मत देखिए, क्योंकि रिकॉर्ड गिरावट तापमान में भी हुई। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है देश की राजधानी दिल्ली में। आज जो टेम्परेचर गिरा है, यानी कि जो 5:30 बजे 29 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली में, जो 6:30 बजे गिर करके 19 डिग्री रह गया, यानी कि 10 डिग्री का ड्रॉप देखा गया एक ही घंटे में। और जो मिनिमम टेम्परेचर आज दर्ज किया गया है वो 17.2 डिग्री है दिल्ली में, जो इस पिछले 10 सालों में कम से कम मई के महीने में सबसे कम तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर जो कह सकते हैं हम। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था दिल्ली का वो 15.2 डिग्री का था, जो 2 मई 1982 में दर्ज किया गया था। 10 साल का रिकॉर्ड तोड़कर जो हवाएं चली हैं, जो बारिश हुई है, ये मौसम का जादू कितने दिन रहेगा? कहीं ये 4 दिन की चांदनी और फिर तपती गर्मी वाली बात तो नहीं है? मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। कहा गया है कि अभी अगले कुछ घंटों तक दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। ये मौसम कब तक ऐसा रहेगा? क्या गर्मी लौटकर फिर से चिपचिपाती हुई आएगी, हमें झुलसाएगी या नहीं? ये तस्वीरें भी इसी मई महीने की हैं, जब राजस्थान के चूरू में लोग पापड़ को तपती सड़क के ऊपर रखकर सेक ले रहे थे। इसी महीने की शुरुआत में ये तस्वीरें आई थी। ये तरीका जनता ने खोजा था तब अपने शहर में चढ़ते तापमान को बताने के लिए।
और मई महीने के ही अब तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दूसरी तरफ है, जहां दिल्ली में कुछ देर की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। इतना तेज मौसम पलटा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब के कई शहरों में 40 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। ऐसी ही तेज हवाओं ने राजधानी दिल्ली में तमाम फ्लाइट को यू टर्न के लिए मजबूर किया। डिस्प्ले बोर्ड पर डिले और डाइवर्ट के निशान बढ़ने लगे। कई उड़ानों को जयपुर और दूसरे हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया गया। ऐसा करना क्यों जरूरी होता है, इसे भी आप जरूर जानिए। एयर ट्रैफिक एक फिक्स विंड डायरेक्शन में काम करता है। फ्लाइट जो है ना, फ्लाइट टेकअप अगेंस्ट विंड। तो हमारा जो एयरपोर्ट का जो ट्रैफिक है वो विंड पश्चिम या पूर्व से चलाता है। अगर विंड उत्तर से होगा या दक्षिण से होगा, क्रॉस विंड माना जाता है। तो इसलिए आज कुछ टाइम के लिए एयर ट्रैफिक सीवियरली डिसरप्टेड हुआ, क्योंकि विंड जो था ज्यादा तक जो था वो था उत्तर पूर्व। सवाल है कि जो मौसम का बदलाव है कब तक असर डालेगा। यहाँ ये जानकारी आप ध्यान से नोट कर लीजिए कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है। अगले 24 घंटे में भी दिल्ली एनसीआर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 18 घंटे बारिश और तेज हवा का मौसम रह सकता है। उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में ओले भी गिर सकते हैं। अब ये जो वेदर एक्टिविटी है, क्योंकि मॉइस्चर आ चुका है, वेदर सिस्टम बने हुए हैं, धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी कमजोर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आज शाम को एक आध स्पेल और हो सकता है और कल 24 तारीख को भी दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। अगला सवाल ये कि क्या फिर से वैसे ही हालात लौट सकते हैं जब पिछले हफ्ते तक उत्तर भारत की सड़कें तपती गर्मी के कारण मिराज जैसी हालत में तालाब जैसी नजर आती थी। पिछले 24 घंटे में जो बदलाव आया है मौसम का, वो कब तक रहेगा? क्या वापस हीट वेव का दौर लौट सकता है? 2 मौसम वैज्ञानिकों से इस सवाल का जवाब हमने आपके लिए पूछा। जो हीट वेव एकदम लंबा स्पेल लिया या बार बार रीअकरेंस होता, अभी 8-10 दिन के लिए रुक जाएगा। 25 तारीख से मौसम साफ होने लग जाएगा, लेकिन जो तापमान है वो गिर चुके हैं और बहुत जल्दी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगे। हालांकि तापमान अब बढ़ने लगेंगे, लेकिन हीट वेव आने की संभावना अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि कुछ दिनों की राहत अभी मिली रहेगी। यानी 25 मई के बाद बारिश और आंधी का मौसम तो रुक जाएगा, लेकिन हीट वेव और तपती गर्मी तुरंत अभी लौटने का अनुमान मौसम वैज्ञानिक नहीं जताते हैं। तो गर्मी पड़ते ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं। जैसे अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर उत्तराखंड में तमाम जगहों पर लोग हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं। लेकिन यही नागरिक जब पहाड़ पर जाते हैं तो वहां प्रकृति के लिए जरूरी मर्यादाओं का पालन करना भूल जाते हैं, कूड़ा करते हैं, जिससे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा पैदा होता है। इस बार उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोरोना के बाद 4 धाम से लेकर केदारनाथ के दर्शन करने की ऐसी होड़ मची कि पहाड़ों में भीड़ लग गई। श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या ने सरकार का तो खजाना भर दिया, लेकिन पर्यावरण के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया, जो साल 2013 जैसी आपदा को भी न्योता देने वाला साबित हो सकता है। इस आशंका की वजह ये तस्वीरें हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये कैसी धार्मिक यात्रा है। उत्तराखंड में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड ही नहीं बनाया। आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे इस कूड़े की भी चर्चा हो रही है। 4 धाम और केदारनाथ की यात्रा करने वाले श्रद्धालु पुण्य कमाकर तो चले गए, लेकिन अपने पीछे कूड़े का अंबार छोड़ गए। कैंप में रहने वाले यही लोग अपने पीछे प्लास्टिक की बोतल, पॉलिथीन और अन्य कई तरह के कचरे छोड़ गए। घाटी में यात्रा पर आए लोगों ने इतना कचरा छोड़ा कि कूड़े के छोटे मोटे पहाड़ से बन गए। इस साल 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की है। यात्रियों के आने से राज्य का खजाना तो भर गया, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं।
चारधाम यात्रा किस प्रकार से संचालित हो रही है, पिछले सालों की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की। अभी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण से जितनी उनकी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, इसलिए कुछ समय के लिए रोका हुआ है और यात्रा व्यवस्थित तरीके से चल रही है, क्योंकि यात्रा में कई गुना ज़्यादा लोगों के आने से बीच में थोड़ा सा व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगा है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से केदारनाथ में कचरा जमा हो गया है वो बेहद खतरनाक है। ये जो कुछ भी कचरा के रूप में आज हिमालय में आ रहा है, ये आने वाले 10,000 साल तक भी सड़ने वाला नहीं है, और अगर ये कहीं जब नहीं गलेगा और सड़ेगा, ये स्थानीय पूरी वैली को, घाटी को चोक कर देगा। जून 2013 में बादल फटने से पूरे उत्तराखंड में विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड हुआ था। 2004 में भारत में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया और अन्य देशों में आई सुनामी के बाद ये भारत की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा थी। इस बाढ़ से पूरे उत्तराखंड में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। बाढ़ के दौरान केदारनाथ में करीब 3 लाख श्रद्धालु फंस गए थे, जिन्हें बाद में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों ने रेस्क्यू किया। फिर भी हजारों श्रद्धालु लापता हो गए थे। इसीलिए जानकार चारधाम यात्रा के दौरान इस तरह के कूड़े को त्रासदी को बुलावा करार देते हैं। तो माने ही गया है कि क्योंकि 2-3 सालों में ये यात्रा नहीं हुई, इसलिए लोगों ने इस तरह से टूट पड़ना था। लेकिन मुझे लगता है कि जो ज़्यादा बड़ी गंभीर बात है कि ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी ठीक नहीं होता। एक साथ बहुत से लोग इस तरह की मारामारी से जाएं तो वहाँ एक तरफ स्वयं भी अपने आप को सहज महसूस नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ पारिस्थितिकी पर भी उसकी चोट पहुंचती है। उत्तराखंड में विकास के नाम पर पहले ही पहाड़ों को काटा जा रहा है, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। इसीलिए लोगों की इस तरह की लापरवाही देश को बहुत भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। तेज आंधी और हवा के बीच कैसे जिंदगियां थोड़ी देर हवा में लटक गईं, इसका एक वीडियो देखिए। तेज आंधी और रोपवे के 7 ट्रॉलियां हवा में हिचकोले खाने लगी। एक ट्रॉली में 4 लोग यानी कुल 28 लोग ऐसे ही रोपवे की ट्रॉलीज में अटक गए। जब तेज हवाएं चलने लगी 40 मिनट तक यूं ही हवा में ये लोग झूलते रहे। यह घटना मध्य प्रदेश में सतना जिले की है, जहां शक्तिपीठ मेहर देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद रोपवे प्रबंधक ने सबक नहीं लिया। रोपवे को खराब मौसम के अंदेशे के बीच भी चालू रखा और इतना बड़ा ये हादसा हुआ, लोगों की जान अटकी रही। वो तो गनीमत रही कि सब ठीक रहा, वरना संकट हो सकता था। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।